जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है और आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनकी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो साथी अब नए हैं चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ये जो आज के प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनके उत्तर बताने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाएं। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में शामिल है? तो 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करके उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का। निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में शामिल है? और आपका 1 नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 नंबर का कौन सा शामिल है? वृद्धि और प्रजनन। वृद्धि और प्रजनन दोस्तों ये पेड़ पौधों में भी पाया जाता है और जीव जंतुओं में पाया जाता है, यानी कि दोनों में मिलता है वृद्धि और प्रजनन। ठीक है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा है क्या है? एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा, या फिर एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। तो टूटता तारा बताना है, टूटता तारा क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है ना? तब आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ग्रीस, कोयला, पेट्रोल या फिर पैराफिन मोम। तो आपको उसे चुनना है जो निम्न से भिन्न है, 4 में से अलग है, जो डिफरेंट है उसको चुनना है। तब आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 3 का। तीन का आंसर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 3 का। 3 में से भिन्न चुनना था और आपने बता दिया सी, यानी कि कोयला, है ना? कोयला आपका इसमें से भिन्न हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला बताना, निम्न में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनना है। अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव्य है। बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल है। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल है, या फिर बदबूदार पतला पीला द्रव्य है। तो पेट्रोलियम के बारे में आपको चुनना है। सही आंसर क्या होगा इसका? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल है ना? यानी आपका 3 नंबर जो है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 4 का। ठीक है, अगला देखो, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। कौन होते हैं? सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, या फिर अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं? प्रश्न क्रमांक 5 में मधुबनी चित्रों को बनाने वाले बताना है। चित्रकला से आपका ये प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5।
तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो रंग होते हैं वो होते हैं दोस्तों पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। रंगीन घोल यानी आपका 5 का बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 का वी। कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। कांसा कापर तथा टिन की मिश्र धातु है। कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व है। कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। तो कांसा के बारे में यहाँ पर हमें चुनना है कि कांसा अर्थात ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनना है इसके बारे में कि ये किस प्रकार की मिश्र धातु मानी जाती है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि जो कांसा है, जो ब्रॉन्ज है ना, वो कांसा, तांबा है ना तथा टिन की मिश्र धातु है। यानी आपका जो 1 नंबर है, ए नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते। अल-बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या था? अल-बिरूनी आया था है ना, और ये किस देश से आया था? मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में ये अल-बिरूनी आया। और अल-बिरूनी जिस देश से आया था वो बताना है आपको किस देश से आया था। उज्बेकिस्तान से, ओमान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? तो ये अल-बिरूनी आया था दोस्तों उज्बेकिस्तान से। आ नंबर आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, ए.के. बनर्जी या फिर अमृता देवी बिश्नोई। तो किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, ये चीज हमें बतानी है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में जो बल मिला था वो चिपको आंदोलन को मिला था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है धरती की पुकार, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इन्हें वृक्षों का आदमी भी कहा जाता है। तरुण संघ नामक स्कूल संबंधित है, तो किससे संबंधित है? स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से। तो तरुण संघ नामक समूह किससे संबंधित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों तरुण संघ नामक जो समूह है ये संबंधित है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। यानी आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है, तो कौन सम्मिलित है? शीशम, सागौन, चंदन या फिर शरीफा। भारत की संकटाग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है। और 10 का आपका संकटाग्रस्त पादप जाति में जो सम्मिलित है वो सम्मिलित है चंदन। चंदन यानी कि जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और चंदन के पादप जो है अधिकतर कहाँ के जंगलों में मिलते हैं? कर्नाटक, है ना, कर्नाटक में मिलते हैं ये सबसे ज़्यादा चंदन। तो संकटाग्रस्त जो पादप जाति है वो कौन सी है? चंदन है। यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो, भारत के कौन से जीवमंडल आवास विश्व के जीवमंडल आवासों के लिए हैं? तो कौन से हैं? विश्व के जीवमंडल आवासों के लिए कौन है? मन्नार की खाड़ी, नालंदा, मानस या फिर दिबांग। तो आपका बिल्कुल प्रश्न क्रमांक 11 का बताना है और 11 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि भारत के जो जीवमंडलीय आवास हैं विश्व के जीवमंडलीय आवासों से लिए गए हैं
तो से लिए गए हैं वो मन्नार की खाड़ी, है ना। मन्नार की खाड़ी आपको पता है कि विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलंका और भारत के बीच में जो स्थित है तमिलनाडु के पास मन्नार की खाड़ी, ये आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मन्नार की खाड़ी। इनमें से कौन सा एक कारक वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता? तो कौन सा कारक नहीं देता वनस्पति के महत्व में योगदान, ये बतानी है। पशु वनस्पति पर निर्भर करते हैं, मनुष्य वनस्पति पर निर्भर करते हैं, कारखाने वनस्पति पर निर्भर करते हैं, चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर करते हैं। तो कौन सा वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता है? तो कौन सा नहीं देता? 20 का आंसर बताना है हमें। और 20 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कारखाने वनस्पति पर निर्भर करते हैं। ये जो है वनस्पति के महत्व को योगदान नहीं देता, महत्व में योगदान नहीं देता, यानी कि जो सी नंबर है प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। सॉरी 12 का डी नंबर नहीं, 4 नंबर ही सही होगा। 4 चांद सितारे, है ना, 4 नंबर सही होगा दोस्तों। ठीक है, चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर करते हैं, ये नहीं है, है ना, 4 नंबर, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो। भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये चीज बतानी है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोगों को पता है ना, कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में। अब पूछा गया है आपसे कि भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन जारी करता है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर, और 13 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, है ना। जो वन का सर्वे करेगा वही तो करेगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है, पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट के जो सघन सदाबहार वन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शोला, अरंडयक, टैगा या फिर सेल्वा? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 14 में हमें उत्तर बताना है। तो पश्चिमी घाट ये दोस्तों जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र है ना। यहीं पर शांत घाटी भी है। शांत घाटी आपसे पूछा जाता है कहाँ पर है? तो केरल में है। ठीक है, और दोस्तों पश्चिमी घाट के जो सघन सदाबहार वन हैं इन्हें कहा जाता है शोला। क्या कहा जाता है? शोला। यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है, पश्चिमी घाट के सघन और सदाबहार वनों को शोला कहा जाता है। शोला यानी 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, भूमि की एक सकरी पट्टी जो 2 बड़े भूभागों 2 भूखंडों को जोड़ती है उसे माना जाता है, क्या माना जाता है? भूमि की एक सकरी पट्टी है जो 2 भूखंडों को जोड़ रही है, उसे क्या कहते हैं? भूसंधि कहते हैं, है ना, खाड़ी कहते हैं, द्वीप कहते हैं, या फिर जल संधि कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि भूमि की एक सकरी पट्टी है जो 2 भूखंडों को जोड़ रही है। 2 भूखंड, एक भूखंड आपका ए है ना, और एक भूखंड ए है। इस प्रकार से आपका 2 भूखंडों को ये जोड़ रही है सकरी पट्टी, तो ये क्या कहलाएगी? भूसंधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भूसंधि, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? मनुष्य का तात्कालिक परिवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि जल वायु पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। तो जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन बताना है, और आपका 16 का जो आंसर होगा वो क्या होगा कि जैवमंडल के अंतर्गत भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु
इस सब को चाहते हैं, है ना, तब आपका जैवमंडल बनता है इन सभी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है 3, ठीक है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला बताना है भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा था कि जब हम पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के पास पहुँचते हैं तो जैव विविधता बढ़ती है, और जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता घटती है, ठीक है। लेकिन आपसे भारत में पूछा गया कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है, तो मनुष्य का तात्कालिक, है ना, ये चीज बतानी है आपको 17 में, ठीक है, पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में या फिर अरावली में, तो कहां पर पाई जाती है। 17 का आंसर बताना है कि भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहां पर पाई जाती है, और प्रश्न क्रमांक आपका 17 का 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। हम पढ़ते हैं ना कि सर्वाधिक, जे पूर्वी घाट, अरावली, पश्चिमी घाट, है ना, पश्चिमी हिमालय, ये आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाएगी, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, पश्चिमी घाट, ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट है दोस्तों, इस प्रकार से आप देखते हैं, है ना, ये इस साइड का जो आपका पश्चिमी घाट होता है ये। टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है तो कौन सा नहीं है। टाइगर प्रोजेक्ट सुंदरबन, सरिस्का, चंबल या फिर इंद्रावती, तो टाइगर प्रोजेक्ट से कौन संबंधित नहीं है, प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हमें बताना है। तो आपको पता है दोस्तों, सुंदरबन है टाइगर प्रोजेक्ट से, सरिस्का भी है, इंद्रावती भी है, लेकिन कौन नहीं है, चंबल। चंबल यानी कि 3 नंबर आपका सही होगा। चंबल एक नदी का भी नाम है दोस्तों, और आपको पता है कि मुरैना में एक चंबल अभ्यारण्य भी है ना, जो घड़ियाल के लिए जाना जाता है। चंबल अभ्यारण्य, है ना, घड़ियाल का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है घड़ियाल प्रजनन का, तो ये मुरैना में भी है चंबल, ठीक है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पर मुरैना में दोस्तों चंबल नदी में बहुत बड़े भीड़ हैं, है ना, और इन भीड़ों में क्या रहते हैं, बागी रहते हैं, डाकू रहते हैं, इसलिए मुरैना भिंड को बागियों का गढ़ भी कहा जाता है। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कांजीरंगा बताना है, असम में है, उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड में, तो कहाँ पर है ना, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये बताना है। आपको पता है कि एक सींग वाले गेड़े के लिए जाना जाता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, है ना। और दोस्तों एक कांजीरंगा बताना है। आपको पता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान में भी एक सींग वाले गैंडे रहते हैं, कांजीरंगा में भी रहते हैं, और 19 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या, ये कहाँ पर है, असम में है, असम, ठीक है, 1 नंबर सभी लोगों को पता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा अभ्यारण्य है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में तो हम पढ़ते ही हैं जिम कार्बेट, है ना, वेरी गुड। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं। स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी चीज को घेरे रहते हैं वो क्या कहलाती है, स्थल मंडल, परिवेश, पर्यावरण या फिर जैव संसाधन क्या कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर बताना है, और 20 का सभी लोगों को पता है कि उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण यानी आपका उत्तर होगा सी नंबर, ठीक है, पर्यावरण कहते हैं। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है ना। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है, संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, बेकार संसाधन या फिर मूल्यवान संसाधन। तब दोस्तों आपका 21 का राइट आंसर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा संभावित संसाधन। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया वो संभावित संसाधन कहलाते हैं, यानी आपका 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का, ठीक है, 21 का 1 नंबर। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है,
जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है तो कौन सा है? 22 का आंसर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो परंपरागत है वो कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और ये नंबर आपका प्रश्न क्रमांक 2 का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये नंबर आपसे दोस्तों परंपरागत और गैर परंपरागत ये क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएंगे, है ना। आपको बहुत अच्छे से इनको पढ़ लेना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पिछली एग्जाम में भी बना था, है ना, और इस एग्जाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। तो सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और 22 का आपका एक नंबर बिल्कुल सही होगा। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटाग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटाग्रस्त की श्रेणी में आने वाले आशंका वाली जाति जो होती है उसे क्या कहा जाता है? दुर्लभ जाति, भयग्रस्त जाति, विलुप्त जाति या फिर सुभेद्य जाति, क्या कहा जाता है उसे? प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर बताना है और 23 का। और 23 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि जो निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटाग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति है उसे कहा जाता है सुभेद्य जाति। क्या कहा जाता है? सुभेद्य जाति। यानी आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 23 का 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। सुंदरबन कहाँ पर स्थित है? सुंदरबन बताना है कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड या फिर केरल में। तो सुंदरबन कहाँ स्थित है? 4 विकल्प हैं। 24 का आंसर हमें बताना है। सभी लोगों को पता है ना। और अधिकांश लोग पढ़ते हैं कि जो सुंदरबन है ये है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल जीवमंडल आवास कौन से राज्य में स्थित है? सिमलीपाल, जी हाँ दोस्तों, नंदनकानन, सिमलीपाल ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? और 25 को भीतरकनिका भी है। भीतरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन ये 25 में सभी लोगों को पता है। और 25 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। सिमलीपाल, नंदनकानन, है ना, और भीतरकनिका ये उड़ीसा में है। और उड़ीसा में आपकी कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। और चिल्का झील है और यहाँ पर उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध भी बना है। ठीक है, उड़ीसा में। और जीवोम का तात्पर्य क्या है? जीवोम अंतरिक्ष में तारागण, वायुमंडल में जीव जंतु, धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला पारिस्थितिक तंत्र या घने वनों का क्षेत्र। तो जीवोम से क्या तात्पर्य है दोस्तों? प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर बताना। जीवोम से आप क्या समझते हैं? और 26 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल सही, सी नंबर। धरातल पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाला पारिस्थिति तंत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है। यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या कितनी है? विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या बतानी है। 27,000, 47,000, 37,000 या फिर 57,000। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। 4 में से आपको चयन करना है कि भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की जो संख्या है वो कितनी है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों 47,000। कितनी है? 47,000 है विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 27 का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? जहां पर जैव विविधता प्रचुर है ना, जहां पर जैव विविधता संपन्न है ना, वहां पर जो संपन्न राष्ट्र हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया? मल्टी
डाइवर्सिटी देश में, मेगा डाइवर्सिटी देश में, मास डाइवर्सिटी देश में, या फिर सुपर डाइवर्सिटी देश में। तो किस श्रेणी में इनको रखा गया, 28 का आंसर बताना है। और आपका 28 का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को जो श्रेणी में रखा गया वो श्रेणी है मेगा डाइवर्सिटी देश में, है ना। यहाँ पर क्या होती है, प्रचुर जैव विविधता पाई जाती है, और जितने भी संपन्न देश हैं, जैव विविधता से संपन्न हैं, उन्हें मेगा डाइवर्सिटी देश में जो है की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यानी आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प नंबर बी। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है दोस्तों। ये पश्चिमी घाट आपको पता है दोस्तों, जो केरल का तटीय क्षेत्र है वो क्या है, पश्चिमी घाट, है ना। और ये पश्चिमी घाट में जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, हॉटस्पॉट क्षेत्र भी है, साइलेंट वैली भी यहीं पर है, पश्चिमी घाट, है ना। अब यहाँ पर कौन सी वनस्पति ज़्यादा पाई जाती है ये चीज़ बतानी है, तो सदाहरित पाई जाती है, आल्पाइन, सवाना या पर्णपाती। तो कौन सी वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। और आपका 29 का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि पश्चिमी घाट में पाई जाती है वनस्पति सदाहरित। सदाहरित यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सदाहरित वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर, पश्चिमी घाट में। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। कृत्रिम पारितंत्र, अब पारितंत्र आप पढ़ते पारिस्थितिक तंत्र, कुछ प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। अगर जैसे वन की बात करें तो वन आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, झील आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, लेकिन कृत्रिम की बात करें तो 30 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों खेत भी है और तालाब भी कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके दोनों ही सही होंगे, तालाब और खेत, ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के रूप में आएंगे। ठीक है, तो ए और बी, है ना। अगला बताना है आपको, प्रोजेक्ट टाइगर निम्न में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर बताना है ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया, बाघ मारने के लिए, या फिर बाघ को शिकार से बचाने के लिए, या फिर बाघ को चिड़ियाघर में डालने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है दोस्तों ये किस उद्देश्य से शुरू किया गया। तब 31 का आंसर बताना है, और 31 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, बाघ को शिकार से बचाने के लिए, है ना। बाघ को शिकार से बचाने के लिए क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोग्राम चला उसका उद्देश्य था। और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला बताना है, यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है ना। यातायात के द्वारा, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक गैस है वो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है, तो कौन सी फैलाती है। प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर बताना है। और 32 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है वो फैलाती है यातायात के द्वारा, भूमिगत सुरंगों के द्वारा, है ना। यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से समझना है, और वो यातायात, भूमिगत सुरंगों द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। और अगला बताना है, ओजोन की परत कम हो रही है, क्यों कम हो रही है। 33 का आंसर बताना है दोस्तों। ओजोन परत आपको पता है कि ये समताप मंडल में आती है, तो ओजोन की परत कम हो रही है, क्यों हो रही है कम, आपको बताना है। मोटर वाहनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, औद्योगिक इकाइयाँ बहुत बन रही हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन युक्त मानव निर्मित यौगिकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, या फिर जंगलों की अत्यधिक कटाई हो रही है। तो ओजोन परत कम क्यों हो रही है ये चीज़ बतानी है। आपको पता है
कि जो वायुमंडल का समताप मंडल है, जो समताप मंडल है वहाँ पर आपकी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं और ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, और ओजोन की परत जो है कम हो रही है, क्यों हो रही है, यानी 33 का आंसर बताना है और 33 का आपका 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। फ्लोरीन और क्लोरीन युक्त मानव निर्मित यौगिकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, इसलिए ओजोन परत क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर। ठीक है, भारत में व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, व्यावसायिक ऊर्जा के बताना है दोस्तों। कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस एवं जल ऊर्जा या फिर सभी। तो व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं। अब ऊर्जा के स्रोत तो बहुत सारे हैं, लेकिन व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत बताना है जिनसे व्यवसाय चलता हो, है ना, वो बताना है। तो आपका 34 का बिल्कुल सही आंसर होगा। कोयला से भी व्यवसाय चलता है, तेल से भी व्यवसाय चल रहा है, प्राकृतिक गैस एवं जल से भी व्यवसाय चल रहा है, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सभी। गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, सबसे अच्छा कोयला बताना है यहाँ पर 34 का आंसर। तो कल भी हमने पढ़ा था गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला बताना था और आपने बताया था, क्या बताया था, गुणवत्ता के आधार पर 35 का आंसर कि बिटुमेंस प्रकार का जो कोयला होता है ये गुणवत्ता के आधार पर सबसे, गुणवत्ता के आधार पर पूछा गया दोस्तों, गुणवत्ता के आधार पर तो एंथ्रासाइट होता है गुणवत्ता के आधार पर। ठीक है, तो एंथ्रासाइट आपका सही होगा। गुणवत्ता की बात हो रही तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, आजकल वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस का उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है दोस्तों। क्यों दिया जा रहा है ये चीज बतानी है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। आजकल वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर सीएनजी गैस के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, 36 का आंसर बताना है। 4 विकल्प है हमारे सामने। पहला है सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व निकलते हैं, सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल से शक्तिशाली ईंधन है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, सीएनजी गैस के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। तो सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व निकलते हैं। आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर। ऐसा कुछ नहीं है कि सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल से शक्तिशाली ईंधन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। सिर्फ आपका कारण जो 1 नंबर है कि सीएनजी गैस में पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम प्रदूषक तत्व निकलते हैं, है ना। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, भूरा कोयला के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों, 37 का आंसर बताना है। 37 और 37 का आंसर बताना है। पीट को, बिटुमेंस को, लिग्नाइट को और एंथ्रासाइट को भूरा कोयला के नाम से पुकारा जाता है, तो किसे पुकारा जाता है। तो भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है दोस्तों लिग्नाइट को। लिग्नाइट यानी आपका 2 नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है और 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है दोस्तों, ओजोन परत। ओजोन परत के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ओजोन परत के बारे में। और ओजोन छिद्र का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, ओजोन की परत में बड़े आकार का छिद्र, ओजोन की परत पर पतला होना, ओजोन की परत में फैले हुए छोटे छोटे छिद्र, या ओजोन की परत में ओजोन का सांद्रण अधिक होना। प्रश्न क्रमांक 38 का आंसर, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ओजोन छिद्र का अर्थ होता है ओजोन की परत का पतला होना। पतला होना यानी आपका उत्तर होगा 2 नंबर। ठीक है, आपने सुना होगा कि ओजोन परत पतली हो रही है ना, तो यही कहलाता है ओजोन छिद्र। कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है।
तो कौन सा चरण शामिल नहीं है? प्रकाश संश्लेषण शामिल नहीं है, बाष्पोत्सर्जन, श्वसन, जीवाश्मी ईंधनों का जलना। कार्बन चक्र में कौन सा चरण शामिल नहीं है? 39 का आंसर। और 39 का आपका बिल्कुल सही है। कार्बन चक्र में जो शामिल नहीं है वो शामिल नहीं है बाष्पोत्सर्जन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन भी है, जीवाश्मी ईंधनों का जलना ये भी है, लेकिन बाष्पोत्सर्जन यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 39 का वी। और अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की आधुनिक समस्या है तो क्या है? ओजोन परत का ह्रास, ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक ऊष्मीकरण या फिर सभी? पर्यावरण की आधुनिक समस्या क्या है? तब दोस्तों 40 का उत्तर बताना है तो सभी है, ग्रीन हाउस प्रभाव भी है ना, ओजोन परत का ह्रास भी है, यानी कि आपका सभी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला है पर्यावरण की आधुनिक समस्या, तो हो गया आपका 41 का उत्तर बताना है। नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अध्ययन करना है और उत्तर बताना है कि कौन सा सही है। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ठीक है। ये तो ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है ना, ग्रुप लीडर की पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रोकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपरोक्त बताना है कौन सा सही है। ग्रुप लीडर, एक ग्रुप लीडर होता है, उसकी जिम्मेदारी क्या होती हैं? 41। तो उसकी जिम्मेदारी होती है दोस्तों अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ठीक है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और रुकने आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। यानी आपका उत्तर क्या होगा? ए नंबर, ADE, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल साहब या फिर जॉर्ज ब्रिस्टल। वो वैज्ञानिक कौन है जिसने मलेरिया के मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और उसने यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, और उसे 1902 में चिकित्सा का नोबेल भी मिला, और वो कौन है? रोनाल्ड रॉस साहब। यानी एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनना है। सही कथन का चुनाव करो। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। नीचे जो कूट दिए हैं उनका चयन करना है, एक में से बताना है 43 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा? सी नंबर, है ना, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, ठीक है, और इनमें झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है ना। तो ए और सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर आपका सी बिल्कुल सही है, ठीक है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या फिर मूलांकुर। तो इन्हें क्या कहा जाता है? पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं होती हैं, पतली पाउडर जैसी, इन्हें क्या कहा जाता है? और 44 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? पराग। क्या कहा जाता है? पराग, ठीक है। और
आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं। उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती हैं। तो क्यों हिलाते हैं? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? तब 45 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि पक्षियों की आंखों की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती, और 3 नंबर यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब दोस्तों एक 47वां उत्तर बताना है, 46 को छोड़ दो। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। जो रात में जागते हैं, है ना, और वो जो जानवर होते हैं वो किसी भी वस्तु को किस रंग में देखते हैं, 47 का उत्तर हमें बताना है। और 47 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो रात में जागते हैं, रात में जागने वाले जो पक्षी या फिर जानवर जो होते हैं वो केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, है ना, यानी कि 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सत्य कथन चुनना है दोस्तों। हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, गंदे, क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। अब बताना है इनमें से सत्य कथन कौन सा है हाथी के बारे में। 48 का आंसर, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि हाथी गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे इनके शरीर को क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। ये तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर आपका होता है दोस्तों कौन सा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का लगभग जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम हो जाता है ना। फिर अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम जो है पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा, 3 नंबर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से डबल हो गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा की और बहुत सारे प्रश्नों का आपने रिवीजन किया। कुछ प्रश्न नए थे, कुछ आपने रिवीजन किया है। ठीक है, अब वीडियो कैसी चल रही है आप लोगों की, सभी लोगों की पढ़ाई, और कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बताएं। नेकराम जी गोयल, राज ठाकुर जी, संध्या जी, ज्योत्सना मिश्रा, सोनू शर्मा जी, कौन कौन जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। अभी इसके जस्ट बाद आपकी 3:30 बजे मैं जेल प्रहरी का हिंदी का पूरा सिलेबस बताने वाला हूं कि हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, 3:30 बजे, जस्ट 3:30 बजे हिंदी की जेल प्रहरी से संबंधित एक हिंदी की क्लास लाएंगे, जिसमें पूरा आपका विस्तृत, आपका जेल प्रहरी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें आपसे बोल दिया गया कि आप हिंदी की तैयारी करें, 20 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें आपका कोई विस्तृत सिलेबस नहीं दिया है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आपको विस्तृत सिलेबस जो है, क्या क्या है आपको हिंदी में पढ़ना है, वो चीज़ बताने वाले हैं। उसके बाद जीके में भी बताएंगे, एक क्लास जीके की लाएंगे, लेकिन आज हिंदी की। ठीक है, नेकराम जी, मंजुला ज्ञान गुप्ता जी, वंदना पांडे जी, मोहन बघेल, है ना, और अंजना जी, राज ठाकुर जी, किशन जी, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। ठीक है, ज्योत्सना मिश्रा जी, नेकराम जी। ठीक है, तो देखो एमपी टेट के लिए अपनी 2:30 बजे रोज़ क्लास हो रही है, शाम को 7:30 बजे क्लास हो रही है। ठीक है, 2 क्लासें आपकी एमपी टेट की हो रही हैं, और 8 बजे हिंदी पढ़ लेते हैं अपन, है ना, हिंदी पढ़ लेते हैं, जिनमें आपकी एमपी टेट के लिए भी और जेल प्रहरी के लिए भी। ठीक है, तो जेल प्रहरी के लिए और आपकी
कोई भी एग्ज़ाम हो, हिंदी तो लगभग समान पूछी जाती है सभी में, तो अपन 8 बजे हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और MPG के जो पढ़ना चाहते हैं सुबह 11 बजे MPG की क्लास आती है ना, MPG के सुबह 11 बजे। और 4 बजे आता है आपका GS की क्लास आती 4 बजे, शाम को 4 बजे, ठीक है। और अब जस्ट बाद में आपका 3:30 बजे जेल प्रहरी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आने वाली है क्लास, तो उससे आप जुड़ सकते हैं जो भी जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।